एपिसोड की शुरुआत में हम केइची को देखते हैं जिसकी नींद अभी अभी खुली होती है। उसकी मॉम कहती है तुम तो बीमार लग रहे हो और केइची कहता है कि हाँ मुझे थोड़ी सी सर्दी है और शायद बुखार भी है। तभी घंटी बजती है और केइची की मॉम कहती है कि ये तो रहना है और उसके बाद केइची बोलता है कि उसे कह देना कि मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊँगा और केइची फिर से सो जाता है। थोड़ी देर बाद केइची मेडिकल जाता है अपना चेकअप करवाने के लिए, जहाँ पे वो कुछ लोगों को बातचीत करता हुआ सुनता है, जहाँ पे कुछ लोग कहते हैं टाकानो उसे वो तो स्पिरिटेड अवे होगी, लेकिन कुछ और लोग कहते हैं कि नहीं शायद वो स्पिरिटेड अवे नहीं हुई है, शायद वो अपने कैमरामैन बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है टोक्यो तक। लेकिन बाकी सब कहते हैं जो भी हो अगर वो खुश है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद केइची अपने घर चले जाता है, लेकिन रास्ते में उसे ओइशी मिलता है। ओइशी उसका हालचाल पूछता है और उसके बाद उसको लंच करवाने के लिए शहर ले जाता है और एंजल मोट नाम के एक रेस्टोरेंट के अंदर ये दोनों लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पे ओइशी अपना थ्योरी बताता है। उसके हिसाब से जितने भी सीरियल मर्डर के केसेस हो रहे हैं उन सब के साथ इनका फ्रेंड सर्कल जुड़ा हुआ है। इसके बाद ओइशी बताता है कि डैम कंस्ट्रक्शन साइट का जो डायरेक्टर था जो कि फर्स्ट ईयर में मरा था, उसकी मौत से कुछ दिन पहले ही मियोन सोनोजाकी ने उसके साथ झगड़ा किया था। सेकेंड ईयर में जो कपल मर गए ऊपर से गिर के वो सातोको के पेरेंट्स थे और थर्ड ईयर में जो प्रीस्ट और उसकी बीवी मरे थे वो दोनों ही रीका के पेरेंट्स थे। फोर्थ ईयर में सातोको की आंट मारी गई थी और वहाँ पे जो गायब हुआ था वो सातोको का भाई शातोशी था जो कि उसका सगा भाई था। ये सब सुनने के बाद केइची एकदम हैरान हो जाता है और वो गुस्से में चिल्ला के बोलता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट भी हो सकता है। इसके बाद ओइशी उसे शांत करवाता है और कहता है कि हम एक पब्लिक प्लेस में हैं। इसके बाद ओइशी बोलता है कि लेकिन रेना ryuga पिछले साल तक इवाराकी में थी। इसके बाद केइची बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही, यानी कि रेना इन सब से अलग है। और तब ओइशी बोलता है काश मैं ऐसा कह पाता। पिछले साल उसे इवाराकी स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वो एक दिन पागलों की तरह पूरे स्कूल को तोड़ने फोड़ने लगी और जब उसको न्यूरोलॉजिकल इंजेक्शन दे के ड्रग्स दे के पूछताछ की गई तो वो एक नाम बार बार कह रही थी ओयाशिरो। और रेना ने ये भी कहा था कि जब वो रात में सोती है तब ओयाशिरो उसके बेड के पास ही बैठा रहता है। इसके बाद केइची बोलता है लेकिन वो तो आउटसाइडर है, वो तो हिनामिजावा विलेज की है ही नहीं। और इसके बाद ओइशी बोलता है काश ये मैं कह पाता, लेकिन मैंने पास्ट रिकॉर्ड को देखा है, उसके माँ बाप हिनामिजावा के ही हैं। इसके बाद केइची बोलता है तो फिर वो फोटोग्राफर टोमिटाके वो किससे जुड़ा हुआ है? और ओइशी बोलता है तुम सबसे, तुम्हें तो ये पता ही होगा। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे केइची से मिलने के लिए मियोन और रेना आई होती है और मियोन और रेना केइची से बातचीत करती है और उसे कुछ गिफ्ट देती हैं रिकवरी के लिए। वो होता है ओहागी। रेना बताती है कि 4 ओहागी तो बनाया है मियोन की ग्रैंड माँ ने, लेकिन एक रेना ने खुद अपने हाथों से बनाया है और क्योंकि इसने क्लब एक्टिविटी आज का नहीं लिया है तो उसका काम है कि कल सुबह बताए कि कौन सा रेना ने बनाया था। इसके बाद केइची भी चिल्लाता है और बोलता है कि तुम लोग मेरा हालचाल पूछने के लिए आए हो या फिर क्लब एक्टिविटी करने के लिए आए हो। इसके बाद रेना बोलती है मियोन चलो चलते हैं, केइची को आराम करने देते हैं। और इसके बाद मियोन बोलती है केइची तुमने लंच में क्या खाया? मैंने सुना कि तुम बाहर थे, किसी बूढ़े के साथ खाना खा रहे थे और तुम कुछ बातें कर रहे थे। तुम तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी लग रहे थे। क्या वो खाना सच में इतना अच्छा था? इसके बाद केइची बोलता है कि हाँ वो मैं बाहर गया था, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बातें नहीं कर रहा था। और इसके बाद रेना बोलती है यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। मियोन बोलती है केइची मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे तुम जहाँ भी जाओ जो भी करो लेकिन उसकी खबर मुझे रहेगी, तुम हमसे कुछ छुपा नहीं सकते। इसके बाद रेना बोलती है केइची तुम बीमार लग रहे हो, जाओ सो जाओ। दरवाज़ा बंद करने के बाद अचानक से मियोन दरवाज़ा खोलती है और कहती है कल एब्सेंट मत होना, जिससे केइची बहुत घबरा जाता है। इसके बाद केइची सोचने लगता है कि आखिरकार वो लोग इससे ऐसी बातें क्यों कर रहे थे और तभी वो ओहागी खाने लगता है। एक ओहागी खाने के बाद ही उसे कुछ अजीब लगता है। वो देखता है कि ओहागी के अंदर एक नीडल होता है, जिस वजह से वो पैनिक कर जाता है, वो बहुत डर जाता है और ओहागी को दीवार के ऊपर दे मारता है। इसके बाद बाकी 4 ओहागी को भी वो दीवार के ऊपर दे मारता है और बहुत डर जाता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे केइची को नींद नहीं आ रही होती। वो सोचता है शायद वो लोग मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैं इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं हूँ। इसके बाद केइची खड़ा होता है और एक लेटर लिखता है जहाँ पे वो लिखता है मैं केइची माएबारा
शायद मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। मेरी जान खतरे में है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो कौन है और मुझे क्यों मारना चाहता है। लेकिन ये सब कुछ ओयाशिरो कौर से रिलेटेड है। इसके बाद वो उस पेपर को फोल्ड करता है और घड़ी के पीछे चिपका देता है। इसके बाद केइची सुबह सुबह ही स्कूल के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो रात भर सोया ही नहीं होता है। और जब वो स्कूल के लिए जा रहा होता है तब वो एक वैन को देखता है। अचानक से वो वैन इसका पीछा करती है और इसे ठोक के मारने की कोशिश करती है, लेकिन केइची बच जाता है। और इसके बाद केइची स्कूल में पहुंच जाता है। स्कूल में पहुंचते ही वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैट उठाता है। इसके बाद वो अपना चेहरा धो रहा होता है। तब रिका और सातोको उसके पास आते हैं। सातोको बोलती है, क्या बात है, तुमने आज इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? और इसके बाद केइची बोलता है कि मैं बैट घुमाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और वो जब बैट दिखाता है सातोको को, तो सातोको यहाँ से नाराज होकर चुपचाप चली जाती है। रिका कहती है, ये अच्छी बात है कि तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, लेकिन ध्यान रखना इस बैट को घुमा मत देना। इसके बाद केइची बैट घुमाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे मियोन और रैना आते हैं। रैना बोलती है, तुम तो आज मुझे छोड़ के ही आ गए। और मियोन बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? केइची बोलता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं नेशनल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं बैट घुमा रहा हूँ ताकि मैं नेशनल के लिए प्रिपेयर हो सकूँ। इसके बाद रैना और मियोन यहाँ से चली जाती हैं। लेकिन हम केइची को देखते हैं जो डिसअपॉइंट होता है और बैट को नीचे पटक के डैम इट कर रहा होता है। भाई केइची, ये डायलॉग किलुआ का है। अगर उसे पता चला कि तू उसका डायलॉग चुरा रहा है तो वो तेरे पिछवाड़े के अंदर थंडरबोल्ट मार देगा। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सब लोग क्लब एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन केइची चुपचाप यहाँ से निकल रहा होता है। तभी रैना बोलती है, क्या बात है केइची, क्या तुम्हें हम लड़कियों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता? और केइची बोलता है कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। और केइची लिटरली बहुत ही रूडली बातें कर रहा होता है और केइची यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं केइची आगे आगे जा रहा होता है और वो देखता है कि उसके पीछे रैना है। वो कहता है कि रैना, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? क्लब का क्या हुआ? इसके बाद रैना बोलती है कि मुझे तुम्हारी परवाह हो रही थी। और केइची बोलता है कि जो भी हो, मेरा पीछा मत करो। रैना बोलती है, लेकिन मैं भी इसी रास्ते से जाती हूँ, मेरा घर भी इसी रास्ते पे पड़ता है। इसके बाद केइची बोलता है, ठीक है, तो फिर तुम मुझसे आगे जाओ, मेरा पीछा मत करो। इसके बाद केइची अपना बैट उठा के दिखाता है और बोलता है कि मैंने कहा मेरे आगे चलो। इसके बाद रैना डर जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन वो बैट नीचे करो, तुम मुझे डरा रहे हो। इसके बाद रैना थोड़ा आगे जाके रुक जाती है। केइची चिल्लाता है, चलो आगे। इसके बाद रैना बोलती है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? और केइची बोलता है, पूछ लो। रैना बोलती है, तुमने वही बैट क्यों पकड़ा है जो सातोशी का है? केइची देखता है कि उस बैट के हैंडल के ऊपर सातोशी का नाम लिखा होता है और केइची बोलता है, बस ऐसे ही। इसके बाद रैना बोलती है, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम सब कुछ सातोशी की तरह क्यों कर रहे हो? सातोशी भी तुम्हारी तरह क्लब में था, लेकिन वो कभी हमारे साथ गेम नहीं खेलता था। एक दिन के बाद से वो हमेशा स्कूल अकेला आने लगा और अकेला ही जाने लगा। फिर एक दिन के बाद से वो अपना बैट घुमाने लगा। फिर एक दिन के बाद से उसने हमेशा अपने साथ एक बैट रखा। जैसा कि तुम सब कुछ कर रहे हो, सातोशी भी ऐसा ही किया करता था। और रैना की आवाज़ से पता लग रहा होता है कि ये सब रैना रोते हुए बोल रही है। और इसके बाद रैना बोलती है, फिर एक दिन सातोशी। और इसके बाद केइची बोलता है, क्या हुआ सातोशी को? रैना बोलती है, वो ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन रैना की आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा था कि शायद वो रो रही है, लेकिन उसके आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं होते, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज है। इतना सुनने के बाद केइची गिर जाता है और रैना कहती है, केइची, तुम ऐसा नहीं करोगे ना? तुम सातोशी की तरह ट्रांसफ़र नहीं होगे ना? इसके बाद हम केइची को देखते हैं जो रात में अपने घर पे होता है। तभी उसको कॉल आता है उसकी मॉम का, जो उसे बताती है कि वो टोक्यो आ चुकी है और वो आज रात को वापस नहीं आ सकती है और उसे अकेला रहना होगा। केइची हाँ बोलता है और उसकी मॉम कहती है कि ठीक से खाना पीना करना। इसके बाद वो फ़ोन रख देती है। इसके बाद केइची टीवी लगाता है और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है क्योंकि उसे डर लग रहा है। इसके बाद केइची को ओइशी का कॉल आता है। ओइशी बोलता है, क्या तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है? और उसके बाद केइची बोलता है, हाँ, शायद कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है।
जो ओहागी मुझे मियोन और रेना ने दिया था उसके अंदर मुझे एक नीडल मिला है, मैंने इसे निगला नहीं है। इसके बाद ओइशी बोलता है कैसा नीडल, और ये बोलता है कि एक नॉर्मल सा नीडल जिससे सिलने का काम किया जाता है। इसके बाद ओइशी बोलता है जाओ उस नीडल को ढूंढो, वो एक एविडेंस हो सकता है। इसके बाद केइची उस नीडल को ढूंढने के लिए घर के अंदर आता है, जहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे इसने वो खाना फेंका होता है वो दीवार एकदम साफ होती है, एकदम नई की तरह होती है, ऐसा लगता ही नहीं कि वहाँ पे कभी कुछ खाना फेंका गया हो। इसके बाद ये जाके डस्टबिन में देखता है, लेकिन डस्टबिन भी पूरी तरह से खाली होता है। इसके बाद ये फ़ोन को उठाता है और कहता है कि वो नीडल मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन आज सुबह जब मैं स्कूल जा रहा था तब एक वैन ने मुझे ठोक के मारने की कोशिश की। इसके बाद ओइशी बोलता है क्या तुमने उस वैन का लाइसेंस नंबर देखा है, और केइची बोलते हैं कि नहीं मुझे लाइसेंस नंबर याद नहीं है, लेकिन वो एक वाइट कलर का वैन था। और आज मुझे रैना ने बताया कि कैसे मैं सातोशी की तरफ बिहेव कर रहा हूँ और सातोशी कैसे स्पिरिटेड अवे हुआ था, उसके हिसाब से मैं बिल्कुल सातोशी की तरह बिहेव कर रहा हूँ, और अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो सातोशी के साथ जो हुआ वो भी मेरे साथ होगा, मैं भी सातोशी की तरह ट्रांसफ़र हो जाऊंगा। इसके बाद ओइशी बोलता है ट्रांसफ़र हो जाओगे, इसका क्या मतलब है, लेकिन केइची कुछ बताता तभी इसके दरवाजे की घंटी बजने लगती है, और इसी के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म। तो दोस्तों अगर तुम्हें ये एपिसोड थोड़ा भी अच्छा लगा हो या फिर मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि तुम किस टाइम पे यूट्यूब देखते हो, स्पेशली मेरी वीडियोस तुम्हें किस टाइम पे चाहिए, ताकि मैं उसी टाइम पे ये वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। और इसके आगे के एपिसोड जल्द से जल्द देखने के लिए तुम इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अभी तक तुमने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भाई, पैसे नहीं लगते उसके। और साथ में अगर तुम मुझे सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो इस वीडियो को तुम हाइप करवा सकते हो या फिर तुम सुपर थैंक्स करवा सकते हो, जो तुमसे हो पाए वो कर देना।